हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस शॉर्ट वीडियो को देखकर क्या लगा? क्या मैं कंटेंट क्रिएशन हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ? वेल, दैट वाज अ प्रैंक वीडियो। तो चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुओ फेंग ने डेंजरस लैंड पे पावरफुल एनिमीज को डिफीट करने के बाद एक रेयर गोल्डन प्लैनेट को एब्जॉर्ब करके अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर ली थी। तभी वहाँ फ्लेम मास्टर अपेयर होता है और रिवील करता है कि ये जगह एक्चुअली स्पेस बेस अलायंस की हिडन रीजन है। और फिर वो लुओ फेंग को अपने साथ लेकर अलायंस के अंदर एंटर कर जाता है। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फेंग फ्लेमस्टर मास्टर के साथ स्पेस बेस अलायंस में आ चुका था, जहां उसके एंटर करते ही वहां पे काफी सारे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपेयर होते हैं जो कि उसे हर तरफ से घूर रहे होते हैं। अब लुओ फेंग इतने सारे गोल्डन बीस्ट को देखकर परेशान हो जाता है। वो अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि वो एक रियल गोल्डन हॉर्न बीस्ट नहीं है बल्कि एक ह्यूमन है। इसलिए वो कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी फ्लेम स्टार मास्टर उन सभी से कहता है हमारे ब्लड लाइन में सबसे पावरफुल डिसाइपल हमारे अलायंस आ चुका है, जहाँ उसे देखने के लिए और भी सारे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके करीब आ रहे थे। अब लुओ फेंग डरने के बजाय मन ही मन कहता है अब घबराने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस अलायंस के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, मुझे इनका सामना करना होगा। फिर उसके सामने 10 यूनिवर्स वेंडेबल के गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपीयर होते हैं और 2 यूनिवर्स मास्टर। तभी पीछे से एक बीस्ट सभी को हटाता है और सामने आता है। वो लुओ फेंग को काफी गौर से देख रहा होता है। फिर अचानक ही उसके करीब जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है वेलकम बैक ब्रदर। और इसी के साथ सारे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट लुओ फेंग के लिए काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि उनके ब्लड लाइन में से एक बीस्ट जो कि यूनिवर्स में खो गया था, वो आज फाइनली इस अलायंस में वापस आ गया। अब सभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट लुओ फेंग के पास जाकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, साथ ही खुद को इंट्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। और अब लुओ फेंग भी जो कि पहले घबरा रहा था, अब वो भी उन सभी के साथ काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन कहता है कि लोगों का कहना है कि स्पेस बीस्ट काफी ज्यादा कोल्ड और ब्लड थर्स्टी होते हैं, पर जब ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने ही किसी मेंबर से मिलते हैं तो वो बिल्कुल ही उसे अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं। तभी उन सभी के सामने गोल्डन हॉर्न मास्टर अपेयर होता है। फिर लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न मास्टर को ग्रेट करता है और बताता है कि मैं जिन फैन हूँ। गोल्डन हॉर्न मास्टर उससे कहते हैं तुम तो इस यूनिवर्स में अकेले ही ग्रो हुए और अब तुम यूनिवर्स वेंडेबल तक पहुंच चुके हो। तुम तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और अब तुम्हें स्पेस बेस अलायंस की गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। लेकिन तभी उन सभी के पीछे एक पावरफुल सी एनर्जी रिलीज होती है। गोल्डन हॉर्न मास्टर लुओ फेंग से कहता है कि स्पेस बेस एंसेस्टर तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। अब ये सुनकर लुओ फेंग घबरा जाता है। इस पे मास्टर उससे कहते हैं घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर यूनिवर्स वेंडेबल को हमारे एंसेस्टर से मिलने का मौका भी नहीं मिला है, तो फिर ये तुम्हारे लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आगे फ्लेम स्टार मास्टर लुओ फेंग को एंसेस्टर से मिलवाने ले जाता है और खुद वापस आ जाता है। अब लुओ फेंग स्पेस बेस एंसेस्टर को ग्रीट करता है। फिर उसके सामने स्पेस बेस एंसेस्टर अपेयर होते हैं और सबसे पहले उसकी तारीफ करते हैं कि वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब लुओ फेंग मन ही मन सोच रहा होता है कि डेंजरस लैंड और इस स्टार फील्ड को अकेले ही स्पेस बेस एंसेस्टर ने फॉर्म किया है, तो जो कुछ भी इस स्टार फील्ड के अंदर हो रहा है तो इस स्टार फील्ड के अंदर इस एंसेस्टर से कुछ भी छुप नहीं सकता। पर इसके बावजूद भी ये एंसेस्टर मुझे इम्प्रेसिव क्यों कह रहे हैं? इतना कहना ही था कि वह एंसेस्टर लुओ फेंग को अपने पास खींचने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मेरे से कुछ छुपा पाओगे? और एंसेस्टर को पता चल चुका था कि लुओ फेंग एक्चुअल में एक ह्यूमन है। अब वो अपनी एनर्जी लुओ फेंग पे रिलीज करते हैं। ये सब देखकर लुओ फेंग भी शॉक था। वो बताता है कि वो अपनी डिवाइन पावर को मेरी तरफ फैला रहे हैं ताकि वो मुझे स्कैन कर सके और मेरे पास इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। और अब एंसेस्टर अपनी डिवाइन पावर से लुओ फेंग की पूरी पास्ट को देख पाते हैं कि कैसे उसने अर्थ क्राइसिस पे काफी पावरफुल सी फाइट की थी और कैसे वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब एंसेस्टर उससे कहते हैं तुमने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मरते दम तक पावरफुल एनिमीज का सामना किया। तुम्हारी बहादुरी तो वाकई में काबिले तारीफ है और एक्चुअल में तुम ह्यूमन रेस के पियरलेस जीनियस कहलाने के लायक हो, जो कि बिलियंस ऑफ एरा में एक बार आता है। अब लुओ फेंग फौरन अपने ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है और स्पेस बेस एंसेस्टर को सच सच बताने लगता है कि उसका नाम लुओ फेंग है, जो कि ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है। आगे वो बताता है कि वो सडनली इस डेंजरस लैंड में आ गया और रही बात गोल्डन हॉर्न बीस्ट की, तो उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था, पर मजबूरी में उसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को पोजेस करना पड़ा। काश आप मेरी सिचुएशन को समझ पाए। इस पर एंसेस्टर उससे कहता है कि तुमने गोल्डन बीस्ट को पोजेस किया, ये तुम्हारा लक था, मैं उस पे इंटरफेयर नहीं करूंगा, पर तुम यहाँ पे आए ये कोई चांस नहीं था, बल्कि ये तो तुम्हारे टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट की प्लानिंग है। तुम्हारे टीचर और मेरे में एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने स्पेस बेस अलायंस के सीक्रेट ग्राउंड को ओपन किया ताकि तुम डिवाइन बेस की कल्टीवेशन सीख पाओ। इस वास्ट यूनिवर्स में केवल हम स्पेस बेस्ड ही हैं जिनके
पास असल में डिवाइन बीस्ट की एसेंस है। असल में हम स्पेस बीस्ट थी डिवाइन बीस्ट की असली डिसेंडेंट्स हैं। ये जानकर लुओ फेंग शॉक होता है और मन ही मन बताता है कि पहले भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे उसे कई बार शक हो चुका था, क्योंकि उस टाइम वो काफी आसानी से काफी सारे ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। मेरा शक सही था कि जरूर गोल्डन हॉर्न बीस्ट और डिवाइन बीस्ट के बीच में काफी डीप कनेक्शन है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में गोल्डन हॉर्न बीस्ट ही डिवाइन बीस्ट के डिसेंडेंट्स हैं। और अब वह एंसेस्टर लुओ फेंग को अपने रियल में ले आते हैं और कहते हैं अगर तुम अपने टीचर के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए तो तुम हमेशा के लिए इस वर्ल्ड में ट्रैप हो जाओगे। और हम देखते हैं इस वर्ल्ड में भी काफी सारे बड़े बड़े डिवाइन बीस्ट के स्टैचूज मौजूद हैं। इवन की गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी काफी ज्यादा अमाउंट में है। लुओ फेंग कंफ्यूज था आखिर ये कौन सी जगह है। एंसेस्टर उसे बताता है ये डिवाइन बीस्ट वर्ल्ड है। फिर एंसेस्टर अपनी डिवाइन बॉडी को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म करके लुओ फेंग के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें नेचुरल डिवाइन बीस्ट के स्टैचूज दिखाई दे रहे हैं। हर एक डिवाइन बीस्ट के स्टैचूज में सीक्रेट टेक्निक और अल्टीमेट स्किल मौजूद है और तुम्हें पूरी तरह से आजादी दी जाती है कि तुम उन्हें स्टडी करके फ्रीली मास्टर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का टाइम फ्लो ओरिजिनल यूनिवर्स के मुकाबले 10,000 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। इसका मतलब यहाँ तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस काफी ज्यादा फास्ट होगी। ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है ना। और ऐसा तुमने कभी पहले नहीं देखा होगा। अब लुओ फेंग उसे टाइम पैलेस को देखकर मन ही मन कहने लगता है कि ये काफी कमाल की कल्टीवेशन डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि टाइम को 10 या 100 टाइम ज्यादा फास्ट एक्सेलरेट करती है। मतलब कि ओरिजिनल यूनिवर्स में अगर कोई एक दिन बिता रहा है तो यहाँ पे कई साल बीत जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे लुओ फेंग काफी फास्ट कल्टीवेशन कर सकता है। यहाँ पे वो सालों की कल्टीवेशन प्रोग्रेस कर सकता है, जबकि जो ओरिजिनल यूनिवर्स में है उसे एक दिन का ही कल्टीवेशन प्रोग्रेस मिलेगा। फिर एंसेस्टर लुओ फेंग से कहते हैं कि इतनी बड़ी एडवांटेज के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए अपने टीचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना अब भी इम्पॉसिबल है। इवन कि मैंने उसके साथ बेट भी किया है। अगर तुम 100,000 एरा के अंदर सक्सीड कर लेते हो तो मैं डिवाइन बीस्ट की सबसे टॉप वेपन जो तुम्हारे लायक हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे टीचर एक पिनाकल टॉप लेवल की वेपन मुझे देंगे। इस पर लुओ फेंग क्यूरियस होकर एंसेस्टर से अपने मास्टर के रिक्वायरमेंट के बारे में पूछता है क्या कि टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने कैसे रिक्वायरमेंट सेट की है। इस पर एंसेस्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट तो काफी सिंपल है और वो है तुम्हें मुझे डिफीट करना होगा। इतना कहते ही वो अपनी डिवाइन एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे लुओ फेंग नीचे गिरने लगता है। और अब लुओ फेंग काफी ज्यादा शॉक था कि आपको डिफीट करना होगा एक सिंपल इमोर्टल के लिए यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को डिफीट करना, ये कैसे पॉसिबल है। इस पर एंसेस्टर उसे जवाब देते हैं कि मैं नहीं बल्कि मेरा क्लोन तुमसे फाइट करेगी और मेरा क्लोन तुम्हारी डिवाइन बॉडी जितना पावरफुल होगी बस उतना ही पावर मेंटेन रखेगी। और जबकि तुम इमोर्टल लेवल पे हो और मैं केवल यूनिवर्स मास्टर लेवल के पिनाकल टेक्निक को ही यूज करूंगा। और अगर तुम इमोर्टल लेवल पे होने के बावजूद यूनिवर्स मास्टर की अल्टीमेट टेक्निक को फॉर्म कर पाते हो या फिर मेरे डिवाइन बीस्ट वर्ल्ड में सबसे पावरफुल बीइंग बन जाते हो तब मैं तुम पे उम्मीद कर सकता हूँ, वरना फिर तुम यहाँ पे हमेशा के लिए ट्रैप हो जाओगे। और हाँ, तुम्हारे अंदर जितने भी टैलेंट है वो सब कुछ तुम मुझे दिखा देना, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए तैयार रहूंगा। अब लुओ फेंग उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए मन ही मन कहता है या तो मुझे इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनना होगा जो कि मेरे लिए फिलहाल तो काफी ज्यादा मुश्किल है, या फिर यूनिवर्स मास्टर की अल्टीमेट टेक्निक को फॉर्म करना होगा। पर मैं तो हाल ही में यूनिवर्स वेंडेबल के स्टार्टिंग स्टेज में आया हूँ, मेरा फाउंडेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। क्या मैं हमारे बीच का गैप इस डिवाइन बीस्ट वर्ल्ड से हटा सकते हैं। और अब वो डिवाइन बीस्ट के स्टेचूज के करीब जाकर चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है। इसमें उसकी मदद बबाता भी कर रही होती है। फिर उनको डिवाइन बीस्ट की गोल्डन स्टेचू मिलती है। बबाता बताती है कि इस स्टेचू में गोल्ड और स्पेस की लॉज फ्यूज किए गए हैं और ये ही तुम्हारे रियल कल्टीवेशन पाथ भी है। अब लुओ फेंग अपने इनर वर्ल्ड में कल्टीवेशन करने लगता है और बताता है कि यहाँ पे टोटल 64 स्टेचूज हैं, जिसमें से 8 नेचुरल बॉर्न डिवाइन बीस्ट हैं और हर एक के पास 8 स्टेचूज हैं और हर एक स्टेचू के पास डिफरेंट पोस्चर भी हैं। इवन कि उनका आर्मर पैटर्न सभी का अलग अलग है। हर एक ग्रुप के पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि उन ग्रुप में अलग अलग लॉ को फ्यूज किया गया है। फिर लुओ फेंग उस एरिया को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी बबाता उसे दिखाती है कि हर तरफ एक सीक्रेट पैटर्न एनर्जी फैल रहा होता है। वो बताती है कि इस डिवाइन बीस्ट वर्ल्ड में इस एनर्जी को मास्टर के पास डिसेपल ने यहाँ छोड़ा था और ये सभी अल्टीमेट सीक्रेट आर्ट्स हैं। इस पर लुओ फेंग कहता है मैं बस इस एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ पर मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा, चलो इनसे एक सीक्रेट टेक्निक फॉर्म करते हैं। इस पर बबाता उसे कहती है एंसेस्टर ने तुम्हें बस उसके अपने क्लोन को डिफीट करने को कहा है, उन्होंने
उन्होंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम अपने इनहेरिटेड टैलेंट टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। इस पर लुओ फेंग रियलाइज करता है और कहता है हाँ, इसका मतलब कि मैं अपने इनहेरिटेड टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ एक नया यूनिवर्स मास्टर अल्टीमेट टेक्निक फॉर्म करना होगा, बल्कि मैं तो अपने इनहेरिटेड टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ। बस मुझे उसके क्लोन बॉडी को हराना है। जैसे कि आई एम द यूनिवर्स टेक्निक, ये एक ऐसी अल्टीमेट टेक्निक है जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में डिवाइन एनर्जी यूज होती है और इसके अंदर की लाइट्स पावर आसानी से यूनिवर्स मास्टर को सरपास कर देगी। और जरूर ये टेक्निक यूनिवर्स मास्टर अल्टीमेट टेक्निक के लिए क्वालिफाई होगी, क्योंकि एंसेस्टर ने लुओ फेंग से 2 शर्तें रखी थी। जब वह एंसेस्टर के क्लोन बॉडी को डिफीट कर पाएगा, या तो लुओ फेंग डिवाइन बिस्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाए, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं था। सेकेंड, या फिर वो यूनिवर्स मास्टर अल्टीमेट टेक्निक को फॉर्म कर ले। पर जब लुओ फेंग रेड सी क्लोन बॉडी को परफेक्ट जीन लेवल तक कर लिया था, तब उसे यूनिवर्स की तरफ से वरदान में आई एम द यूनिवर्स अल्टीमेट टेक्निक मिली थी, जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में डिवाइन एनर्जी तो लगती है, पर ये ऑलरेडी उसके पास अल्टीमेट टेक्निक है। इसलिए लुओ फेंग यहाँ पे कोई भी अल्टीमेट टेक्निक फॉर्म नहीं करता है। जबकि बबाता गोल्डन हॉर्न बीस्ट को परफेक्ट जीन लेवल तक ले जाने के लिए लगातार ट्रेन कर रही थी, ताकि परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंचने के बाद उसे एक और अल्टीमेट टेक्निक मिल जाए। जैसे कि पिछली बार रेड सी क्लोन बॉडी को लुओ फेंग परफेक्ट जीन लेवल तक ले गया था, तब उसे आई एम द यूनिवर्स टेक्निक मिली थी। और इस बार अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंच गया, तब उसे कोई अल्टीमेट टेक्निक मिलेगी, जिससे उसके जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर बबाता कहती है गोल्डन हॉर्न बीस्ट परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंचने के बाद अगर उसे कोई भी टेक्निक नहीं मिली, तो फिर लास्ट में तो ये आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को यूज कर पाएगी। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन डिवाइन स्टेचू के पास जाके एक्सप्लोर करता है, जहाँ उसे काफी ज्यादा एनर्जी और कुछ क्रिस्टल सोर्स मिलते हैं। वो उन सारी एनर्जी और क्रिस्टल सोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा करके वो कई सारे स्टेचूज के पास जाकर उन क्रिस्टल और एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसका डिवाइन बॉडी का जीन लेवल भी परफेक्ट होने लगता है। तो उसकी प्रोग्रेस देखकर बबाता लुओ फेंग से कहती है अब हमें 100,000 एरा की वेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए शायद 100 ईयर ही काफी होंगे। बाय द वे ओरिजिनल यूनिवर्स में केवल 100 डेज ही गुजरे होंगे। ऐसा करके गोल्डन बीस्ट काफी सारे माउंटेन को ब्रेक करके उनके अंदर की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और अब फाइनली जाकर उसका जीन लेवल पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है। बबाता काफी ज्यादा खुश होती है कि वो सक्सीड कर गई। अब गोल्डन बीस्ट ऊपर जाकर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और लुओ फेंग और बबाता काफी एक्साइटेड होकर उसे देख रहे होते हैं। वो दोनों इस उम्मीद में होते हैं कि अब तो गोल्डन बीस्ट की बॉडी पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी है, अब उसे जरूर कोई ना कोई अल्टीमेट टेक्निक मिलेगी। पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के बावजूद गोल्डन हॉर्न बीस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है और ना ही उसे कोई टेक्निक मिलती है। ये देखकर लुओ फेंग और बबाता का रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब होता है। वो दोनों ही बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए थे। बबाता भी कंफ्यूज थी कि परफेक्ट जीन लेवल पे होने के बावजूद इसका असर गोल्डन बीस्ट पे क्यों नहीं हुआ। इधर लुओ फेंग भी इसी सोच में था कि उसके डिवाइन बॉडी परफेक्ट होने के बावजूद उसके अंदर कोई भी ड्रामेटिक चेंजेस क्यों नहीं आए और ना ही लुओ फेंग के कॉन्शियसनेस के अंदर कोई मिस्टीरियस से रियल्म अपीयर हुई। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब जरूर उसे अल्टीमेट टेक्निक मिलती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब लुओ फेंग कहता है बबाता तुमने तो इसे परफेक्ट जीन लेवल पर कर दिया है और अब मैं मजबूर हो चुका हूँ आई एम द यूनिवर्स इस टेक्निक को यूज करने के लिए, क्योंकि इसे यूज करने के लिए मुझे परफेक्ट जीन लेवल की बॉडी चाहिए थी और साथ ही में काफी ज्यादा डिवाइन एनर्जी, और ये टेक्निक अभी तक फॉर्म नहीं हुई है। पर पहले ही गोल्डन बीस्ट की डिवाइन बॉडी परफेक्ट हो गई। इस और हम डिवाइन बीस्ट एंसेस्टर और सिटिंग माउंटेन गेज को देखते हैं। दोनों वाइन ड्रिंक करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। एंसेस्टर सिटिंग माउंटेन गेज से कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिसाइपल किसी मुसीबत में है। इस पर सिटिंग माउंटेन गेज कहते हैं ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। एंसेस्टर बताता है कि हर एक पर्सन जो कि परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंच जाता है उसे ओरिजिनल यूनिवर्स से वरदान के तौर पे एक अल्टीमेट टेक्निक मिलती है। ऐसा तभी होता है जब भी किसी का डिवाइन बॉडी परफेक्ट कंडीशन में इवॉल्व हो जाए और साथ ही उसे उस अल्टीमेट टेक्निक की कॉन्शियसनेस भी दी जाती है। अगर तुम्हारा डिसाइपल ये सारा कुछ ओरिजिनल यूनिवर्स में करता तो मैं बेट कर सकता हूँ कि मैं हार जाता, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा डिसाइपल अपने गोल्डन बीस्ट बॉडी के जीन लेवल को मेरे यूनिवर्स में परफेक्ट किया है और ये मेरा यूनिवर्स है जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही मैं उसे कोई पावरफुल टेक्निक दे सकता हूँ। इसका मतलब तुम्हारा डिसाइपल बस केवल इस डिवाइन बीस्ट वर्ल्ड पे ही डिपेंडेंट है। इसका मतलब तुम नहीं जीतने वाले। इस पर सिटिंग माउंटेन गेस उससे कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और वो अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारा
वाइन तो काफी बढ़िया है, मुझे बाद में ये वाइन भेज देना। अब वह एंसेस्टर सिटिंग माउंटेन गेस के रिएक्शन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि उसके डिसाइपल के साथ इतना कुछ होने के बावजूद उसे थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हो रही है। इस और हम देखते हैं लियो फेंग कल्टीवेशन करने बैठा है, जहाँ वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर उसके टीचर सिटिंग माउंटेन गेस ने एंसेस्टर से चैलेंज किया है तो वो जरूर अपना लॉस नहीं करेंगी, जरूर मेरे सक्सीड करने का चांस काफी हाई होगा। इसलिए वो बेट किए, पर वो पॉसिबिलिटी आखिर कहाँ है। मेरे टीचर ने इतनी ज्यादा प्लानिंग की ताकि वो मुझे यहाँ पे ला सके और मैं यहाँ पे डिवाइन बेस की ट्रेनिंग कर सकूं। ये सारा कुछ जरूर इस डिवाइन वर्ल्ड में ही है। और काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद लियो फेंग हमें बताता है कि वो काफी लंबे समय से स्टडी कर रहा था और वो सक्सेसफुली 2 टेक्निक को मास्टर कर लिया। फर्स्ट 9 पीक विजन और दूसरा डिवाइन बेस ऑफ गोल्ड। पर ये दोनों टेक्निक बस केवल उसके सोल और उसके डिवाइन बॉडी को ही एनहेंस किया। ऐसा लगता है कि पिछले जो यहाँ पे मास्टर थे उनकी टेक्निक को सीखने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और अब उसे समझ आता है कि इस डिवाइन बेस वर्ल्ड में काउंटलेस बीइंग आ चुके हैं और अगर किसी से भी अल्टीमेट टेक्निक यहाँ पे फॉर्म हो गया होता तो जरूर स्पेस बेस एंसेस्टर सिटिंग माउंटेन गेस से बेट नहीं करते। उसे सब कुछ पहले से ही पता है। और अब लियो फेंग काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं लियो फेंग दोबारा से सारी एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है और अब जाकर लियो फेंग को समझ आता है कि अगर उसे अल्टीमेट टेक्निक फॉर्म करनी है तो केवल यहाँ की एनर्जी से ही नहीं बल्कि मेरे अंदर जो यूनिक अल्टीमेट टेक्निक और टैलेंट है उसे भी यूज करना होगा। फिर लियो फेंग बताता है इस वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस चीज है तो वो है 64 स्टेचूज। इनके अंदर जो भी इनग्रेविंग एनर्जी है वो इस यूनिवर्स के अल्टीमेट लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर सारे स्टेचू के एनग्रेविंग को कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक यूनिफाइड होल को फॉर्म कर सकते हैं। और अब लियो फेंग सारे स्टेचूज के एनग्रेविंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। इस और सिटिंग माउंटेन गेस अब खुश हो रहे होते हैं। इस पर एंसेस्टर कहता है वो तो बस कुछ सीक्रेट एनग्रेविंग को ही फाइंड आउट कर पाया है, डिवाइन बेस को कल्टीवेट करना इतना आसान भी नहीं है। अब सिटिंग माउंटेन गेस बिना उसे कुछ कहे डायरेक्टली उसके वाइन को अपने साथ ले जाते हैं। इस पर एंसेस्टर उसे कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं ये वाइन तुम्हें दे रहा हूँ। इस पर सिटिंग माउंटेन गेस कहते हैं तुम्हारा पिनाकल टॉप वेपन ही आखिर में तुम मुझे देने वाले हो, तो वैसे भी ये वाइन क्या ही मैटर करती है। एंसेस्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं और जैसे ही वो अपनी वाइन पीने जाते हैं तो उसके हाथ से भी वो वाइन गायब हो जाती है। इस पर वो सिटिंग माउंटेन गेस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। इस और लियो फेंग उन सारे इनग्रेविंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसके पास जो भी क्वालिटीज हैं उन सभी के साथ कंबाइन करके देख रहा होता है कि वह किसके साथ फिट बैठती है। फिर उसे पता चलता है कि जो सीक्रेट इनग्रेविंग स्टार टावर के अंदर थे वो इस डिवाइन बेस वर्ल्ड से तो काफी ज्यादा पावरफुल है। स्टार टावर की इनग्रेविंग काफी ज्यादा अलग और कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम है। और बात रही 9 सीक्रेट मैनुअल की तो इसे मैं स्टेप बाय स्टेप ही ट्रेन कर सकता हूँ, इसे अभी सॉल्व नहीं कर सकते। अब बस मेरे पास एक ही चीज बच चुका है और वो है रेड सी क्लोन बॉडी। इसके डिवाइन एनर्जी को यूज करके मैं आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। अब लियो फेंग आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है। आई एम द यूनिवर्स टेक्निक एक्टिवेट होते ही एक ब्लैक होल का फॉर्म लेती है और यूनिवर्स की सारी चीजों को अपने अंदर स्वेलो करने लगती है। फिर वो ब्लैक होल सारी चीजों को स्वेलो करने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक और ब्लैक होल से और आखिर में वो दोनों भी मर्ज होकर अब वो दोनों ब्लैक होल आपस में मर्ज होने लगते हैं और आखिर में जाकर एक परफेक्ट यिंग यांग सिंबल बनता है, जिसका मतलब है कि लियो फेंग आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को कंट्रोल कर पा रहा है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई नो दिस एपिसोड वाज टू कंफ्यूजिंग। अगर स्टूडियो इसमें और भी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ऐड करती तो एक्सप्लेन करना इजी होता।